हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है। इससे पहले हम 48 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसमें हम तमाम सारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। अभी तक कुछ दिनों में हम जब अपनी प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आने की संभावना है, जो पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, उनसे थोड़ा सा एडवांस करके जो आने की संभावना वो हम बनाएंगे। उससे पहले जो यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स या यूपीएचएससी नेट जेआर पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएससी यूपी पीसीएस या कोई स्टेट पीसीएस या कहीं भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, इससे पहले कि हम टेस्ट सीरीज शुरू करें, पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब ऑफलाइन भी आ चुका है। लखनऊ के अंदर हमारी एक ब्रांच खुल चुकी है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी डिटेल हम वीडियो के एंड में देंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही बार पूछा गया है कि द टर्म सिटी स्टेट इज़ जनरली एसोसिएटेड विथ। ये बाइलिंगुअल है, तो दो चीज़ें, एक तो इससे फ़ायदा होता है कि कई बार हमको आंसर नहीं आ रहा होता है तो उसको हम इंग्लिश में देख लें, हिंदी वाले इंग्लिश में और इंग्लिश वाले हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया है, तो सीधे सीधे वही लिखा है। कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि हिंदी में भी इंग्लिश वाली टर्म लिख दिए जाते हैं, तो इसलिए इंग्लिश को थोड़ा भी देखते रहिए। तो कहाँ पे है टर्म सिटी स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिटी स्टेट लिखा है। अब इसको हिंदी कहेंगे नगर राज्य। तो नगर राज्य भी दिया हो सकता है, सिटी स्टेट भी दिया हो सकता है। प्राचीन इजिप्ट, यहाँ भी देखिए इन्होंने ट्रेन नहीं किया, फ़र्क नहीं पड़ता है। एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट को तो चेंज किया, इजिप्ट को नहीं। इजिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र। एंशिएंट ग्रीस, ग्रीस को यूनान, चाइना को चीन और इंडिया को तो भारत या। तो कहाँ पे था सिटी स्टेट, कहाँ पे होता था? सबको मालूम है, जब हम अरिस्टोटल और प्लेटो को पढ़ते हैं तो जब पोलिस की बात होती है, सिटी स्टेट की बात होती है, तो वो ग्रीस में है, क्योंकि दोनों ही ग्रीस से संबंधित हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन ग्रीस में सिटी स्टेट, या हिंदी में लिखा जाए नगर राज्य की वर्णन है या उसके बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अब अरिस्टोटल फिर से यहाँ पे इन्होंने चेंज नहीं किया, अरिस्टोटल ही लिखा है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अरस्तु। अरस्तु के अनुसार क्या है, अ स्टेट इज डिवाइन इंस्टीट्यूशन। देश एक ईश्वरीय संस्था है, देश एक कृत्रिम रचना है, देश बल से रचित है, देश एक नैसर्गिक संस्था है। तो अरिस्टोटल हम सभी जानते हैं, आज से लगभग 2500 साल पहले ग्रीस में पैदा होते हैं। इनके गुरु का नाम प्लेटो है, और प्लेटो के गुरु का नाम सोक्रेटिस जिसको हम कहते हैं। और अरिस्टोटल के जो शिष्य हैं उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहते हैं। तो ये बड़ा लीनिएज है। और तो अरिस्टोटल के अनुसार राज्य को वो पहली बार कैसे डिफाइन करते हैं, तो राज्य, और अरस्तु जो हैं क्या माने जाते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी। तो राज्य को क्या कहते हैं कि अगर हम इनकी बुक पढ़ें पॉलिटिक्स, तो उसमें कहते हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, कि राज्य जो आदमी है वो पॉलिटिकल एनिमल है, और राज्य जो है एक नेचुरल चीज़ है। और कैसे है कि जैसे परिवार बनता है, व्यक्तियों के बाद क्या होता है, परिवार के बाद फिर विलेज बनेगा, विलेज के बाद फिर क्या बनेगा, क्लैन, और उसके बाद वो सिटी बन जाएगा या राज्य बन जाएगा। तो बोलते हैं कि ये जो है नेचुरल, जैसे नेचर में फैमिली बनती है, नेचर से ही चीज़ें क्लैन बनता है, वैसे नेचुरल है राज्य भी। तो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, नैसर्गिक संस्था है। इसका आंसर डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद 3 देख लेते हैं। द स्टेटमेंट दैट मैन हु लिव्स आउटसाइड द पोलिस आइदर अ बीस्ट और अ गॉड इज एट्रीब्यूटेड टू। जो आदमी पोलिस का यहाँ पे
कहने का अर्थ क्या है? राज्य। राज्य से बाहर रहता है वह या तो जानवर है या तो भगवान है। यह कथन किसका है? सेम बुक में अगर देखें तो जो पॉलिटिक्स है बुक, उसमें अगर देखेंगे तो जिसकी शुरुआत मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल से होती है कि ये तो सामाजिक आदमी है ना, तो उसी में कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो बाहर नहीं रह सकता राज्य के या सोसाइटी के बाहर नहीं रह सकता। तो इंग्लिश में ही हु डज़ नॉट लिव इन ए स्टेट और हु डज़ नॉट नीड ए स्टेट इज़ आइदर बीस्ट और गॉड। तो कौन कहता है? सेम बुक में लिखी तो बात वही कहेंगे, अरिस्टोटल ही कहेंगे, अरस्तु का ये कहना है कि मनुष्य जो है, जो राज्य के अंदर या पॉलिस जो उस समय कहा जाता था उसके अंदर जो नहीं रहता वो या तो भगवान है या तो जानवर है। अदरवाइज़ क्योंकि हम तो सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसके लिए समाज और राज्य जरूरी है, क्योंकि राज्य जो है समाज का ही विस्तृत रूप है। तो ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मार्क्सिस्ट होल्ड दैट, तो मार्क्सिस्ट होल्ड दैट, मार्क्सवादी मानते हैं, क्या चीज़ मानते हैं? द स्टेट इज अ क्लास स्ट्रगल, देश एक यह की जगह एक वर्ग संघर्ष है। स्टेट रिप्रेजेंट ओनली द वर्कर्स, देश केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। सी, स्टेट रिप्रेजेंट द एंटायर कम्युनिटी, देश पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। देश यह एक पावर पद्धति है, स्टेट इज अ पावर सिस्टम। तो कौन मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सवादी क्या बिलीव करेंगे? तो मार्क्सवादी उस पर बिलीव करेंगे जो मार्क्स बोल के गए हैं। तो मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स अपने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में या दास कैपिटल में या दूसरे बुक्स में जो बोल के गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है, राज्य है वो, या इतिहास क्या है पहले तो देख लेते। इतिहास हमेशा वर्ग संघर्ष का है कि दो वर्ग हैं हमेशा। एक जो कहते हैं कि प्रोलेटरिएट वर्ग, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वहारा वर्ग, और दूसरा जो है बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ जो है इंग्लिश में भी बुर्जुआ ही होता है। बोले कि इनके बीच का संघर्ष ही इतिहास को बनाता है। अब राज्य के बारे में आते हैं कि राज्य कहते हैं कि राज्य जो बना है इनके हित को साधने के लिए बना है, क्योंकि राज्य नियम कानून या दूसरी ऐसी चीज़ें करेगा जो अमीरों के हित में होगा, ना कि सर्वहारा या गरीबों के हित में। तो सर्वहारा के पास क्या रह गया है? तो कहते हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे नियम कानून जो बनेंगे वो किसके लिए बनेंगे? अमीरों के लिए। अमीरों के फ़ायदे ज़्यादा होगा उसमें, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा हो सकता है दिखाने के लिए तो हो, लेकिन अल्टीमेटली नहीं होगा। तो कहते तुम्हारे पास क्या है? वो उनका ये भी स्टेटमेंट है मार्क्स का कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। तो इस स्टेटमेंट से भी आप देख सकते हैं या दूसरे स्टेटमेंट से भी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि राज्य वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल है, और राज्य क्या है? एजेंट ऑफ बुर्जुआ क्लास। कि राज्य को बोलते हैं कि वो बुर्जुआ क्लास के हित को साधने के लिए एक एजेंट मात्र है ये सारा जो सिस्टम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्टेट इज अ क्लास स्ट्रगल। देश एक वर्ग संघर्ष है जिसमें क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। राज्य जो है वो, आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, या हिंदी में आदमी सामाजिक जानवर है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज़ अ सोशल। और दूसरा स्टेटमेंट तो अरस्तु इम्पॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा चुके हैं तब से। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। द व्यू दैट स्टेट इज द नेसेसरी एवल इज एसोसिएटेड विथ। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। इसको बिल्कुल याद रखने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन कहेगा? इंडिविजुअलिस्ट व्यक्ति कि देश एक आवश्यक बुराई है। देश या राज्य, यहाँ पे कई बार लिखा होगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह विचार इससे संबंधित है। किससे संबंधित?
व्यक्ति से व्यक्तिवाद कह सकते हैं, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, सोफीवाद। तो इंडिविजुअलिस्ट, अनार्किस्ट, मार्क्सिस्ट और सोफिस्ट। तो देख लेते हैं सोफिस्ट कौन थे, नीचे से देखते हैं सोफिस्ट कौन थे। प्लेटो, अरिस्टोटल जब रह रहे थे उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यहाँ पे राजा ईश्वरी माना जाता था कि ईश्वर ने भेजा है। ऑल्दो डेमोक्रेटिक तो था, लेकिन फिर भी राजा वही रहता था। इसीलिए प्लेटो क्या कहते हैं कि राजा इस तरह का ना हो कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए, गॉड द्वारा भेजा गया राजा उचित नहीं है। तो सोफिस्ट का आइडिया ये था, और इसीलिए जो सुकरात है वो भी ऐसी बातें करते हैं और सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ता है। सुकरात से बोलते हैं राजा कि आप अगर इस बात को वापस ले लीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, वो सत्य बात है, उसको मैं नहीं कह सकता कि आप ईश्वर द्वारा नहीं भेजा गया राजा, इस तरह की बातें जो है वो नहीं बोल सकता। तो उनको जहर का प्याला पीना पड़ता है। तो ये आइडिया सोफिस्ट क्या है, उस समय का आइडिया है। मार्क्सिस्ट आइडिया अभी हमने डिस्कस किया कि मार्क्सवादी आइडिया क्या कहता है कि राज्य क्या है, क्लास स्ट्रगल है। उसमें क्या है, राज्य एजेंट है, किसका, बुर्जुआ वर्ग का, बुर्जुआ वर्ग का एजेंट है। तो एनार्किस्ट अराजकतावादी, अराजकतावादी क्या कहते हैं कि राज्य की ज़रूरत ही नहीं है, राज्य क्या है, नेसेसरी एवल की जगह पे कहेंगे आवश्यक की जगह अनावश्यक बुराई है, कि उसकी आवश्यकता भी नहीं है, बुराई तो है ही है। तो एनार्किस्ट ये कहते हैं। तो बचा क्या, क्या बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, मतलब ए बचा, ठीक है। ए इसका सही आंसर हो गया। इंडिविजुअलिस्ट, व्यक्तिवादी जो हैं वो बिलीव करते हैं। और इसी जगह व्यक्तिवादी की जगह पे मान लीजिए ये विचारधारा ना लिखी हो तो क्या आएगा, लिबरल भी अगर लिखा है या उदारवादी भी लिखा है तो वो भी सही होगा। तो उदारवादी ही व्यक्तिवादी होते हैं, सभी उदारवादी व्यक्तिवादी होंगे। तो ये क्लियर है। 6th का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7th देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है हु सेड दैट स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। किसने कहा कि राज्य जो है एक्सपेंशन ऑफ फैमिली है, इसमें है यह परिवार का विस्तार, ऐसा किसने कहा। तो सिंपल सा है, प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉक, न्यूटन। प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉक, न्यूटन। बताइए कौन सा हो सकता है। तो फिर से वही आ गया, अरिस्टोटल इसका सही आंसर हो गया, अरस्तु जो है वो इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाउंडेड द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। इनमें से जो है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कौन लाता है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी कौन कह रहा है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक थ्योरी क्या होती है, पहले तो ये समझ लें कि जिसमें ऑर्गेनिज्म की तरह बात करते हैं कि एक ऑर्गन है, जैसे मनुष्य है, जीवित है, जो राज्य है वो भी जीवित प्राणी की तरह है। तो ये ऑर्गेनिक थ्योरी हो गई। अब इसमें से कौन कहता है, मैकियावेली, प्लेटो, मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। बताइए मैकियावेली, प्लेटो, मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर में से कौन है ऐसा। तो प्लेटो जो है वो कहते हैं, कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से कि ये एक जीवन है। जीवन जो है कि जैसे मनुष्य का जीवन, उसके बॉडी में उसी तरह राज्य भी जीवित चीज़ है और उसके लिए भी बेटर चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर प्लेटो हो जाएगा। एक सेकंड, प्लेटो इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8वें के बाद 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में द टर्म सॉवरिटी हैज़ बीन ड्रॉ फ्रॉम द लैटिन टर्म। अब ये पूछा है संप्रभुता जो टर्म है वो कहाँ से आया। सॉवरिटी, या यहाँ पे सॉवरिटी लिखा है, इसका हिंदी मतलब हो गया संप्रभुता। शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है। तो सॉवरिटी जो है सुपरेनस सुप्रीम सोवियत स्टैचू। सुपरेनस सुप्रीम सोवियत, यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं किया, ना ही उसको बदला है। तो ये जो आया है टर्म ये है सुपरेनस से। सुपरेनस कहते हैं, इसका मतलब है कि जो सर्वोच्च हो, जिसकी सत्ता सब लोग माने,
उसको कहते हैं सुपरेनस, इसका मतलब है सॉवरेन। आगे बढ़ते हैं, 9th के बाद 10th देख लेते हैं। 10th क्या कह रहा है? तो 10 नंबर, द प्लूरलिस्ट बिलीव इन, प्लूरलिस्ट का मतलब बहुलवादी, अनेकवादी, या इसको ही बहुलवादी भी कहते हैं। बहुलवादी जो है इसको क्या मानते हैं? लीगल सॉवरेनिटी, कानूनी सर्वसत्ता या संप्रभुता, राजनीतिक सर्वसत्ता, नामिक सर्वसत्ता, संपूर्ण सर्वसत्ता। तो नॉमिनल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। प्लूरलिस्टिक किस में विश्वास करते हैं कि जो बहुलवादी होंगे वो क्या कहेंगे, सर्वसत्ता जो है या संप्रभुता कहाँ पे होगी? किसी कानून में, किसी राजनीति में, संपूर्ण या नामित, नॉमिनल मतलब कम से कम। तो बहुलवादी हैं तो नॉमिनल पे ही बिलीव करेंगे, कम से कम किसी एक जगह पे संप्रभुता नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि अलग अलग जगह पे संप्रभुता लाई करती है अलग अलग समय में। तो वो संप्रभुता जो है जिसमें अगर बड़ा नाम देखें तो लास्की आ जाते हैं, या अगर रॉबर्ट मैकाइवर जो हैं, इसके अलावा रॉबर्ट डहल, इस तरह के जो लोग हैं, ये लोग आज के समय कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि संप्रभुता किसी एक चीज़ में नहीं है। वो कभी कभी दबाव, मान लीजिए पार्लियामेंट में है, ऐसा भी नहीं है। पार्लियामेंट भी लोगों, जनता के दबाव में काम करना पड़ता है, कभी प्रेशर ग्रुप के दबाव में, कभी कॉरपोरेट हाउस के दबाव में, कभी मान लीजिए आर्मी के दबाव में। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे आर्मी के दबाव में पार्लियामेंट को अपना नियम कानून चेंज करना पड़ता है। तो संप्रभुता कहाँ पे है? ऐसा नहीं कि संसद में ही है, यहाँ पे आर्मी के पास हो गए, कभी जनता के दबाव में चेंज करना पड़ेगा तो जनता में आ गई। तो बोले संप्रभुता इतनी अलग अलग बिखरी हुई है, इसलिए नॉमिनल है, किसी एक जगह पे पूरी संप्रभुता नहीं है आज के समय में। आगे बढ़ते हैं। इफ सॉवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, नो स्टेट एग्जिस्ट हु सेड दिस। अब ये कह रहे हैं कि यदि सर्वसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई देश अस्तित्व नहीं होता। तो कोई देश का अस्तित्व नहीं होता, ये किसने कहा है? कि ये सिंपल सी बात है, अगर सर्वसत्ता की बात की जा रही है तो संप्रभुता जो है या सर्वसत्ता जो है वो क्या है? इसमें 4 नाम दिए हैं, जॉन ऑस्टिन, जॉन बोदर, हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो संप्रभुता की बात की जा रही है कि लीगल सॉवरेनिटी जो है उसके बिना राज्य नहीं हो सकता, ऐसा कहना माना जाता है जॉन ऑस्टिन का। ये जॉन ऑस्टिन ने कहा कि अगर संप्रभुता नहीं होता तो कोई राज्य ही नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 के बाद 12 क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब लॉ एज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये कमांड थ्योरी, या हमने बात की थी इससे पहले भी हमने कमांड थ्योरी की बात की थी, या लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी या कमांड थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? आप इसमें से जरूर देखिए, जॉन ऑस्टिन, लॉक, मुने, लास्की, ऑस्टिन, लॉक, मुनी, लास्की। तो लीगल सॉवरेनिटी, कमांड थ्योरी, ये सारी चीज़ हमने आपको बताई भी हैं। ऑस्टिन इस पे सही आंसर हो जाएंगे। 12 के बाद 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? इन इंडिया द लीगल सॉवरेनिटी इज लाइन, जो, एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं। भारत में कानूनी सर्वसत्ता या संप्रभुता किसके हाथ में होती है? संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, निर्वाचक गण, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, इलेक्टोरेट। तो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत में जो लीगल सॉवरेनिटी है इसमें नहीं दिया है। अगर लीगल सॉवरेनिटी को देखें तो भारत में कई बार माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, ना पार्लियामेंट है, ना कोर्ट है, ना दूसरे सिस्टम है। जनता भी कई बार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इलेक्टोरेट जो जनता है, निर्वाचक गण, वो सबसे अधिक संप्रभु हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी अगर कोई लॉ बनाती है और जनता उसको नहीं मानती है, कहती है गलत है, तो पार्लियामेंट को उसको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगली बार वो गवर्नमेंट चली जाएगी। तो इसलिए भी तो अल्टीमेट सर्वप्रभु कौन है आज के समय? तो आप मान लीजिए 5 साल मिला है, 5 साल के बीच में जनता बहुत ज़्यादा उग्र ना हो तो आप 5 साल तो चला लेंगे,
लेकिन ऐसा कोई नियम बना दें जो जनता के हित के खिलाफ होगा, तो जनता क्या करेगी, उस सरकार को बदल देगी, दूसरी सरकार लाएगी। तो अल्टीमेटली जो संप्रभु है वो क्या है, निर्वाचक गण है, इलेक्टोरेट है। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14। अकॉर्डिंग टू लास्की द स्टेट इज, अब ये पूछा जा रहा है कि लास्की के अकॉर्डिंग जो है स्टेट क्या है, मास्टर ऑफ सोसाइटी एंड एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, आइडेंटिकल विद सोसाइटी, नन ऑफ दीज। लास्की के अनुसार देश है समाज और संगठन का स्वामी, समाज का सेवक, समाज के से अनुरूप, इनमें से कोई नहीं। अब लास्की के बारे में जान लें। लास्की की बहुत फेमस बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और लास्की कहाँ पे हैं, लास्की लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट रहते हैं जब भारत आज़ाद हो रहा था। और लास्की एक सोशलिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट भी अपने आप को मानते हैं। इसी के साथ लास्की को अगर देखा जाए तो लास्की, क्योंकि उस समय लेबर पार्टी के, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने ही एक तरह से वादा किया था कि अगर हमको सत्ता में आते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और फाइनली वहाँ की जनता ने उस इशू पे वोट दिया और जीत के आते हैं। और कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर, लास्की खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं, बनते हैं क्लेमेंट एटली। तो एटली जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं और भारत को आज़ादी मिलती है। तो एक पक्ष ये भी है भारत की आज़ादी में, लास्की में उसका बड़ा रोल है। तो लास्की क्या कहते हैं, राज्य क्या होगा। अब इससे आप निकाल सकते हैं कि इस तरह की विचारधारा, इस तरह की समझदारी रखने वाला व्यक्ति राज्य को क्या कहेगा, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, कि समाज का सेवक है। सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द फोर्स थ्योरी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इन। आज के समय जो फोर्स थ्योरी है उसको कौन ऐसा है जो फोर्स थ्योरी को मानता है या जो बहुत प्रोमिनेंटली रखता है कि फोर्स थ्योरी सही है, कि बल के बिना नहीं किया सकता, बल सिद्धांत, बल से ही सब कुछ होता है, जो उसको हम रियलिस्ट भी कह सकते हैं, हिंदी में यथार्थवादी भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहने वाला आज के समय हम देखते हैं लेनिन, हिटलर, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो नहीं कहेंगे, विंस्टन चर्चिल भी लिबरल हैं तो बल को नहीं, लेनिन और हिटलर, लेनिन एक्चुअली मार्क्सिस्ट हैं तो बल के जो थ्योरी है उस पर बिलीव नहीं करते, बल इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन बल से ही सब कुछ होगा ये नहीं कहते हैं। वो विचारधारा को भी बदलने की बात करते हैं, वैचारिक क्रांति की भी बात करते हैं, तो ये भी नहीं हो। तो बचा कौन, हिटलर। हिटलर जो है सख्ती से सब कुछ मनवाना चाहते हैं और तमाम सारा जो ज्यूज़ हैं उनको कत्लेआम भी करते हैं, होलोकॉस्ट भी करते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से इस बर्बरता से उनको कत्ल किया जाता है कि शुरुआत में जो माना जाता है कि उन्होंने फाइनेंशियल, क्योंकि ज्यूज़ बहुत अमीर थे जर्मनी के अंदर, तो माना यह जाता था कि इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का केस चलता था और जो सज़ा दी जाती थी, क्योंकि वो अमीर थे, बाकी लोग जर्मनी के जो नाजी थे वो गरीब थे, तो उनको लगता था कि इन्होंने कुछ हमसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। अब ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे और उग्र रूप लेते हैं कि नहीं, इतना टाइम लगता है इसको केस चलने पे, कुछ लोग बरी हो जाते हैं, तो उनको पूरे घर को ही अरेस्ट कर लेते थे। फिर उसके बाद हुआ कि सीधे सीधे गोली मार दो या इस तरह की चीज़ें करना शुरू किया। अब उसके बाद भी गोली का खर्चा बहुत होता था, तो उससे भी आगे निकले। इन्होंने बोला कि गोली का एक एक आदमी को मारने के लिए एक गोली लगेगी, तो गोली का खर्चा भी अगर हम 1000 लोगों को मारेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। तो उससे भी बड़ी चीज़ निकाली, कम पैसे में पॉइजनस गैस बनाई और कंसंट्रेशन कैंप बनाए, एक चैम्बर में भर के जहरीली गैस छोड़ देते थे, हज़ारों आदमी एक बार में मर गए 20 रुपए की गैस में। तो इस तरह की चीज़ें, तो मारते समय भी जो है इकोनॉमी को देख रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें की सख्ती से कितना इनका लगाव रहा होगा। तो इसलिए हिटलर को हिटलर शाही या जो उनकी बुक है मीन काम्फ, हिटलर की जो बुक है मीन काम्फ, वो जर्मनी में बैन है, ये तमाम देशों में बैन है इस तरह की चीज़ें, कि इतनी नफ़रत भरी हुई दूसरे कम्युनिटी के लिए। इसीलिए जब इस तरह की कोई चीज़ करता है कि दूसरे कम्युनिटी के लिए नफ़रत वाली भाषा बोलता है, तो कई बार लोग उसको हिटलर भी बोल देते हैं। 15 के बाद 16वां देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन, किस पे है
कि अगर हम देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिविजुअलिज्म सोशलिज्म, राष्ट्रीय संविधानवाद व्यक्तिवाद समाजवाद। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका अगर सही ढंग से देखा जाए तो आज के समय मॉडर्न जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उस पे बेस्ड है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बना रहा है, नियम कानून, ये कानून है, इस तरह से हम लोग रहेंगे, सबके ऊपर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सबको कुछ कुछ लिबर्टी है, कुछ कुछ स्वतंत्रता सबको है, कुछ कुछ जो है प्रतिबंध भी सब पे हैं। अब ये नियम कानून बना दिए गए, अब इसी के अकॉर्डिंग सब लोग चलेंगे और सब लोग अपने जो अधिकार हैं इसको दे देंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही हो रहा है, चाहे वो हॉब्स कह रहे हों, चाहे लॉक कह रहे हों, चाहे वो रूसो कह रहे हों। तो सबसे निकटतम जो है वो क्या है, अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद की तरह कह रहे हैं कि संविधान एक बना दिया ना, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अभी भी हमारा क्या कहते हैं, संविधान इसी तरह है कि हमने बना लिया कुछ नियम कानून की, इस तरह से सब लोग चलेंगे। जब लगता है कि नहीं इस नियम कानून को बदलना चाहिए तो बदल भी लेते हैं। तो दूसरा है कि इसमें व्यक्ति को बहुत प्रोमिनेंस दिया गया, तो इंडिविजुअलिज्म भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहला अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता तो इंडिविजुअलिज्म होता। तो 16 का बी सही आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who said that man is born free and everywhere he is in chains? ये तो बहुत ही पॉपुलर कोट है, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है अभी तक तो याद कर लीजिए कि जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस बुक की पहली लाइन जब चैप्टर 1 शुरू होता है उससे पहले ही ये लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये सबको याद भी रहता है, जिसने पूरी बुक पढ़ी हो ना पढ़ी हो, जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये बुक का पहली लाइन है कि अगर आप कहीं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी है, एरिस्टोटल मार्क्स रूसो लॉक, किसके द्वारा लिखी है, एरिस्टोटल मार्क्स रूसो लॉक, ये सबको मालूम है। रूसो की फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन क्या है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज चेंज। क्या है, आदमी मुक्त जन्मा है लेकिन हर तरफ वो बेड़ियों में है। और ऐसा क्यों कहते हैं, वो मॉडर्निटी को बोलते हैं कि मॉडर्निटी जो है, और कहाँ से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आयरन और कॉर्न जब से हुआ, लोहा जब से आया और जब से अनाज हम उगाने लगे तभी से हम फंस गए कि अनाज उगाने से ही हमारा लालच बढ़ा, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जिसको कहते हैं कि हम अब खाना हम इकट्ठा करके साल भर के लिए रख सकते हैं, इससे पहले बाकी कोई जानवर इकट्ठा नहीं करता। अगर आप देखेंगे मनुष्य भी एक जानवर है, लेकिन मनुष्य के अंदर लालच बहुत है, आज का देखना है, कल का देखना है, परसों का, 1 साल का, 2 साल, 10 साल, इसीलिए उसके वो फंसा रहता है बेड़ियों में कि हमेशा वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़िंदगी भर परेशान रहता है। लोहा आने से भी क्या हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। दूसरा है कि मार्केट भी ज़्यादा हो गई। और इसी तरह से ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं साइंस और आर्ट के ऊपर, जो इनका एसे था वो पहला प्राइज़ जीतता है कि साइंस और आर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो समय था जब एनलाइटनमेंट हो रहा था, पुनर्जागरण काल था। उस समय सब लोग ये कह रहे थे कि साइंस ने उसको बढ़ा दिया है। साइंस के अगेंस्ट में कोई नहीं बोल रहा था, आर्ट्स के अगेंस्ट में जो क्रिएटिविटी थी उसके अगेंस्ट में कोई नहीं बोलता था इसी के साइंस और आर्ट्स की वजह से हम फंस गए हैं। साइंस इतना एडवांस हो रहा है, हम उसके चक्कर में लगातार उसमें जितना है उससे ज़्यादा चाहने लगते हैं कि हमको आज एक स्कूटर है तो हमको कार चाहिए, कार है तो छोटी कार से बड़ी कार चाहिए, एडवांस कार चाहिए, मोर एडवांस कार चाहिए, इलेक्ट्रिक कार चाहिए। उसी तरह से आर्ट है कि अगर हमारे पास थोड़ा पैसे हैं तो हम सिंपली घर को पेंट कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा और ज़्यादा पैसा आएगा तो उसमें हम पेंटिंग लगा देंगे। हमारे पास और ज़्यादा पैसा आएंगे तो हम लाखों रुपए की पेंटिंग लगा देंगे, और अगर और पैसे हैं तो हम क्या करेंगे, करोड़ों रुपए की भी पेंटिंग ऑक्शन में बिकती है वो लगाते हैं। तो बोला कि आर्ट और साइंस के चक्कर में ही आदमी फंस गया है। वो इस तरह से चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इससे निकलने का एक तरीका है, जनरल विल पे काम कीजिए कि जो सबके लिए अच्छा है उस तरह से काम कीजिए। तो रूसो का आइडिया क्या है, जनरल विल का भी आइडिया है, और बाकी हमने बताया ही आपको।
तो ये सारी चीज़ें रूसो से रिलेटेड है, कहानी की तरह याद रखेंगे तो किसी भी तरह घुमा फिरा के कहीं से भी कुछ भी पूछा गया आप उसका आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद हम 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूसो हेल्ड फ्रॉम। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहाँ से थे। ऐसे तो क्वेश्चन इस तरह का पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रसिया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। रूसो कहाँ से थे? वैसे ओरिजिनली जो उनका जन्म हुआ था, बॉर्न इन जेनेवा। तो जेनेवा में पैदा होते हैं, लेकिन जेनेवा आज के समय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी 14 साल की उम्र में ही फ्रांस आ जाते हैं और फ्रांस में अलग अलग काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और ज़िंदगी एक नोमैडिक की तरह, आवारा की तरह बिताते रहते हैं। और कहीं पर बाद में इनकी मृत्यु के बाद इनके आइडियाज़ को लोग ज़्यादा समझते हैं और रूसो जो है फ्रांस के हो, इस तरह से माना जाएगा। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रूसो फ्रांस के थे। आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक गुड वॉज borrowed बाई रूसो फ्रॉम। किससे लिया गया? लोक हित का सिद्धांत रूसो ने इससे उधार लिया। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लॉक, बेंथम। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लॉक, बेंथम। इनमें से कौन हो सकता है? एक तरह से देखा जाए तो रीजनिंग वाला सवाल हो गया कि ज़्यादातर लोग इनके बाद पैदा होते हैं या बाद के हैं। J.S. मिल भी रूसो के बाद हैं, T.H. ग्रीन भी रूसो के बाद है, बेंथम भी रूसो के बाद है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? लॉक। और लॉक से ही लेते हैं कि पब्लिक गुड या कह सकते हैं लोकहित। ये किससे ले रहे हैं? ये लोकहित को ले रहे हैं लॉक से। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि पिछली जो चीज़ें हैं वो ना भूलें, वो याद रहें। हु सेड आई एम द स्टेट? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है सर, कौन था जिसने बोला था कि मैं ही राज्य हूँ? तो जेम्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, नेपोलियन फर्स्ट ऑफ फ्रांस, लुइस 14th ऑफ फ्रांस, हिटलर जर्मनी। इंग्लैंड के जेम्स, फ्रांस का नेपोलियन, फ्रांस का लुई 14, जर्मन का हिटलर। तो सबको मालूम है, ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि लुई 14 ने ये बोला था, उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी जो है वो सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको, और 2 मिनट के अंदर इसको हम ख़त्म करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में पूछा गया था। कौन कहता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए या एब्सोल्यूट मोनार्की के पास पूरी पावर होनी चाहिए? हॉब्स थे उसका सही आंसर। इसके अलावा वेल्थ ऑफ द नेशन जैसी बुक पूछी गई थी, किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने, और 1776 में लिखी थी। 1776 ही में ही अमेरिका में क्रांति होती है और वहाँ पे आज अमेरिका भी आज़ाद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वेल्थ ऑफ नेशन माना जाता है कि मॉडर्न जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो उसी आइडिया पे चलती है। उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। इससे पहले का आइडिया जो था वो था मर्केंटलिज्म का, जहाँ पे किसी खास जो कंपनी थी उसको व्यापार करने के अधिकार जारी होता था। उसके बाद मुक्त व्यापार का जो आइडिया है, फ्री ट्रेड का जो आइडिया है, एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से ही आता है। बाद में इसको रिकॉर्डो और दूसरे लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है फर्स्ट क्या था कि पहली बार स्टेट टर्म को कौन यूज़ करता है? तो मैकियावेली करते हैं अपनी बुक द प्रिंस में। इसका मनु का जो था कि मनु क्या कहते हैं? जो राज्य है उसको क्या कहते हैं? दंड कहते हैं। इन एंशिएंट इंडिया जो है वो दंड का प्रावधान देते हैं। सॉरी, मैंने शायद आपको दंड नीति बताया था, दंड होगा सही आंसर उसमें। इसके अलावा कि हमने बात की थी कि वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर कैन बी नो लिबर्टी। ये किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा था। इसके अलावा हमने बात की थी कमांड थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, वो कौन कहता है? जॉन ऑस्टिन इसके बारे में कहते हैं। पोस्ट कॉर्प को क्रिटिसाइज कौन करता है?
लेविस मैरियम कहते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसकी बुक है, वुडरो विल्सन की है, और इसी बुक को माना जाता है, बुक का आर्टिकल है ये, इसी आर्टिकल को माना जाता है कि ये आर्टिकल जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा रोल इसका रहता है। इसके बाद हमने आर्टिकल्स के ऊपर बात की थी कि 325 में क्या है कि किसी का भी रेस, सेक्स, जेंडर के नाम पे इलेक्टोरल रोल में नहीं हो सकता नाम। इसके अलावा 326 की बात जो की थी, असली क्वेश्चन यही था 326 वाला कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जो 18 साल से ऊपर हैं उनको जो वोटिंग राइट है सबको, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये बेसिक आइडिया था। इसके अलावा 327 पे डिस्कस किया था हमने, वो उसी पार्ट था कि लोकसभा या सेंटर के पास कुछ चीज़ों में 327 में है कि राज्य के किसी उसके दायरे में आने वाली चीज़ों पे भी केंद्र जो है कानून बना सकता है। तो ये बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं कि तो थैंक्स बोलना है आपको कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और अगर आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च में हैं, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। हमसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 6001203135, व्हाट्सएप नंबर 6001939975, वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से जुड़ सकते हैं। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com पे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर इस पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, हम पीडीएफ देंगे। इसके अलावा आपको रिसर्च असिस्टेंस की कोई ज़रूरत है तो हमारे पास तमाम सारे जो फैकल्टी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, जो चाहे वो DU हो, JNU हो, जामिया हो, अलीगढ़ हो, BHU हो, IIT हो, यहाँ से जो हमारे कलीग्स जुड़े हुए हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं तो। थैंक यू इसके साथ ही सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल कि आप अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। वैसे तो हम रोज़ ला रहे हैं तो अलग से नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे पुराने वीडियो या तमाम सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के जो वीडियो वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।